नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। आज के दौर में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी, इतनी एडवांस हो चुकी है कि हमको जो चीज़ें कुछ वक्त पहले तक असंभव लगती थीं, आज सब कुछ संभव है। न केवल संभव है बल्कि आपके आसपास, आपके अपने शहर में, आपके अपने प्रदेश में वो फैसिलिटीज़ मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी का बेहतरीन इस्तेमाल अगर हम कहें तो रोबोटिक्स के जरिए आज मेडिकल साइंस में हो रहा है और हर स्तर पर हो रहा है। इंसान द्वारा विकसित रोबोट अब दुनिया के अधिकतर कामों को करने में एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रोबोट अब डॉक्टर भी बन चुके हैं, डॉक्टर्स की टीम का एक हिस्सा भी बन चुके हैं। बाकायदा बड़े से बड़े ऑपरेशन परफॉर्म करते समय ये रोबोट मदद करते हैं परफेक्शन के साथ। भारत में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हुई, कई सारे रोगियों को इसका लाभ मिल रहा है। लेकिन फिर आपको जानकर हैरत होगी कि न केवल हमारे देश में बल्कि हमारे प्रदेश में, मध्य भारत में, रायपुर में ऐसे एक्सीलेंस सेंटर मौजूद हैं जहां रोबोटिक सर्जरी न केवल परफॉर्म की जा रही है बल्कि एक रिकॉर्ड स्तर के ऊपर इसकी कामयाबी दिखाई पड़ती। रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में मरीजों को इसका लाभ मिल रहा है और जैसा हमने कहा, एक रिकॉर्ड स्तर पर हर एक केस में इससे मदद मिल रही। तो आज रोबोटिक सर्जरी क्या है, इसके लाभ क्या हैं, किन परिस्थितियों में रोबोटिक सर्जरी की आवश्यकता है या काम आ सकती है, इन सब पर विस्तार से बातचीत करेंगे। शुरू करते हैं हमारा आज का हेल्थ गुरु। और हेल्थ गुरु में आज रोबोटिक सर्जरी पर बात करने के लिए एक ऐसे विद्वान मौजूद हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनका 1-2 सालों का नहीं, दशकों का तजुर्बा है, जो विश्वास के दूसरे पर्याय हैं। हमारे साथ में मौजूद है स्टूडियो में डॉक्टर संदीप दवे जी, जो कि मैनेजिंग एंड मेडिकल डायरेक्टर हैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल रायपुर से। एक ऐसी टीम जो जान बचाने में माहिर है, जो लोगों को बेहतर स्वास्थ्य विकल्प देने में माहिर है। डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। और आपकी टीम का तजुर्बा, इसके हमने कई सारे एग्जाम्पल देखे हैं, अपने हेल्थ गुरु में भी लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन आज हम स्पेसिफिक बात करेंगे सबसे नई तकनीक में से एक रोबोटिक सर्जरी की। आप उस टीम के एक तरह से मार्गदर्शक हैं। रोबोटिक सर्जरी, लोगों को लगता है कि सारा ऑपरेशन रोबोट ही करेगा, शायद डॉक्टर साइड में बैठेंगे। तो क्या है रोबोटिक सर्जरी, आसान शब्दों में समझाइएगा। देखिए, रोबोटिक सर्जरी एक प्रकार से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का नेक्स्ट या एडवांस रूप है, जिसमें लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में सर्जन ऑपरेशन टेबल के पास ही खड़ा रहता है और सारी चीज़ें खुद करता है। वैसे ही सर्जन की जगह पर अब वहाँ पर रोबोट के आर्म्स आ जाते हैं और मरीज के ट्रोकार जो पेट में डले रहते हैं उससे अटैच हो जाते हैं। ये सारी पिक्चर इन रोबोट में जो एक कैमरा लगा रहता है, वो पिक्चर एक कंसोल में आती है, एक जगह जहाँ पर सर्जन बैठा रहता है और वहाँ से वो बैठ के ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करता है। तो ये नहीं है कि सर्जन नहीं कर रहा है। ये जो मिथ है, जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला भी, ये मिथ है कि सर्जन कुछ नहीं कर रहा है और मशीन सब कुछ कर रही है। मशीन जो कुछ भी कर रही है वो सर्जन के गाइडेंस में या सर्जन के द्वारा चलाए जाने पर ही कर रही है। ये एक प्रकार से अगर मैं बोलूँ तो मालिक और नौकर का रिश्ता है। मैं उस मशीन का मालिक हूँ, मैं उसको जैसा चलाऊंगा वो वैसी ही चलेगी, मैं अगर रुक जाऊंगा तो वो भी रुक जाएगी। चलिए, तो एक भ्रम आप दूर कर लीजिए कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट सब कुछ नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर की, एक्सपर्ट की टीम उनसे वो सब कुछ करा रही है जिसमें उन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया हुआ। रोबोटिक सर्जरी के बारे में जैसा आपने बताया कि अब इसके विकल्प किन किन तरह की सर्जरियों में इस्तेमाल हो रहे हैं, नंबर 1 बात, और ये कैसे परफॉर्म की जाती है, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक केसेस हैं जिनमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आप सजेस्ट करते हैं, मरीज डिमांड करता है, हर केस में इस्तेमाल की जा सकती, क्या है? देखिए, आज की तारीख में जो बेसिकली जब रोबोट आया था और या जब रोबोट को लाने की सोची भी गई थी, तो वो एक डिफरेंट पर्पस के लिए, कार्डियक ऑपरेशंस के लिए या दूसरे ऑपरेशंस के लिए लाने की कोशिश की गई थी। या जो अंतरिक्ष यात्री रहते थे, जिनको कि बाहर अंतरिक्ष में भेजे गए हैं, उनको अगर किसी प्रकार के ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए तो हम अमेरिका में बैठे बैठे लोग उनका ऑपरेशन कर सकें, इस मंतव्य से उसको बनाने की कोशिश की गई थी। आज की तारीख में रोबोट का उपयोग लगभग
ऐसा कोई अंग शरीर का नहीं जहाँ पर उसका उपयोग ना हो रहा हो। हम लोग जिस प्रकार से जहाँ पर हम उसका उपयोग कर रहे हैं वो फेफड़ों की बीमारियाँ हों मेन, दूसरा बड़ी आंत के कैंसर हो या बड़ी आंत में कोई ट्यूमर हो, तीसरा बच्चेदानी में कोई ट्यूमर हो या बच्चेदानी में कोई कैंसर हो तो हम उसका ऑपरेशन रोबोट के द्वारा करते हैं, और तीसरा जो मेन कॉमन बीमारी है जो बड़े कॉम्प्लेक्स हर्नियाज होते हैं उसमें हम उसका उपयोग, जहाँ पर आपके पास में सिर्फ एक ऑप्शन रहता है कि इस मरीज का ऑपरेशन आप ओपन सर्जरी के द्वारा करें, वहाँ पर आप रोबोट का बहुत उचित उपयोग करके और मिनिमल एक्सेस सर्जरी के द्वारा रोबोट के माध्यम से कर पाते हैं। तो बड़े से बड़ा हर्निया, कॉम्प्लेक्स हर्नियाज जो होते हैं वो भी रोबोट के द्वारा पॉसिबल है किया जाना। अभी तक अगर हम सही हैं जानकारी में तो मध्य भारत में और आपके सेंटर पर आपने इसकी शुरुआत की। अब आपको देखने के बाद या आपकी टीम के साथ साथ बहुत सी टीम्स हैं रायपुर में भी, छत्तीसगढ़ में भी, जो इस सर्जरी का फ़ायदा उठाना शुरू कर चुकी हैं। तो अब तक सो फार आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? अभी भी लोगों को समझाना पड़ रहा है क्योंकि रोबोटिक सर्जरी के नाम से कुछ लोगों में अभी भी थोड़ा भय है। वैसे तो सर्जरी से ही डरते हैं, लेकिन अगर रोबोटिक सर्जरी की बात हो तो थोड़ा ज़्यादा डर है। कन्विंस हो रहे हैं? क्या एक्सपीरियंस है अभी आपका? देखिए, शुरुआत में जब भी कोई सर्जरी नहीं आती है या कोई तकनीक नहीं आती है तो डेफिनेटली मरीज को काउंसलिंग में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा समझाना पड़ता है। अब जबकि मैं 250 ऑपरेशन से ज़्यादा करीब कर चुका हूँ और क्योंकि फील्ड में उतने रिजल्ट्स भी पहुँच गए लोगों को और लोगों की अवेयरनेस भी बढ़ रही है, इंटरनेट के एक ऐसा माध्यम बन गया है जिसके द्वारा लोग पहले से ही पढ़ के आते हैं और तैयार रहते हैं कि और वो एक विकल्प के रूप में पूछने लगे कि साहब इसका ऑपरेशन और किस तरीके से हो सकता है। तो डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है, एक परिवर्तन आ रहा है और जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्सेप्टेंस रोबोटिक सर्जरी की तरफ अब लोगों को बढ़ती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि साल 1.5 साल में लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद डिमांड करेंगे कि साहब मेरी रोबोटिक सर्जरी करिए। बहुत अच्छी बात है। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को ये भी कहूँगा, जो भी हेल्थ गुरु को देख रहा है, आपको हम इस कार्यक्रम के दरमियान कुछ नंबर फ्लैश कर रहे हैं। ये नंबर्स डॉक्टर साहब के, उनकी टीम के, अस्पताल के हैं। आप इन नंबर्स को फ़ौरन नोट कर लीजिए और इस प्रोग्राम को भी आप अच्छी तरह से पूरे हिस्से को देखिएगा। आपको ज़रा भी संशय है, अगर आप पर्सनलाइज किसी प्रॉब्लम या रोबोटिक सर्जरी के बारे में डिटेल चाहते हैं तो बेझिझक आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि क्या ये सर्जरी आपके लिए है, आपके किसी अपने के लिए है, तो बिना झिझक के सवाल पूछिएगा ताकि आपको वहां से उत्तर मिल सके। हो सके तो आप टीम से मिलें, वो शायद आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे बिना किसी भ्रम के, बिना किसी गलत जानकारी के। डॉक्टर साहब, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखी है सर्जरी के मामले में, रोबोटिक्स का, जैसा आपने कहा कि अगले कुछ सालों बाद लोग बाग खुद डिमांड करेंगे, पर आज की स्थिति में क्या रोबोटिक सर्जरी के, क्योंकि आपने नॉर्मल सर्जरीज का भी एक रिकॉर्ड बनाया, आपको क्या लगता है रोबोटिक सर्जरी के क्या कोई किसी भी तरीके के नुकसान हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसको लेकर आपको कन्विंस करना पड़ता है, या ये सब मिथ हैं? देखिए, जो मशीन हम रखे हुए हैं दा विंसी एक बहुत ही ट्राइड और सबसे पहला रोबोटिक सिस्टम है और इस रोबोटिक सिस्टम में एरर या गलती नाम की कोई गुंजाइश नहीं रहती। गलती हर सर्जरी में हो सकती है या कॉम्प्लिकेशन हर सर्जरी में हो सकता है, क्योंकि सर्जरी के प्रिंसिपल्स या सिद्धांत नहीं बदल रहे हैं। सर्जरी आप उन्हीं सिद्धांतों को पालन करते हुए कर रहे हैं। आप किसी आंत को जोड़ते हैं, आप लेप्रोस्कोपिक जोड़ते हैं, आप रोबोटिक जोड़ते हैं या आप मैनुअल ओपन सर्जरी के द्वारा ये ऑपरेशन करते हैं, तो जो प्रिसीजन आपको रोबोटिक सर्जरी में मिलता है वो प्रिसीजन आपको किसी भी अन्य सर्जरी के द्वारा नहीं मिल सकता, चाहे लैप्रोस्कोपिक का सर्जरी हो चाहे ओपन सर्जरी हो। और उसके बहुत सारे कारण हैं। प्रिसीजन जो मिलता है आपको उसमें रोबोटिक में क्यों मिलता है और लैप्रोस्कोपिक में क्यों नहीं मिलता, उसके भी अनगिनत कारण हैं। और उस वजह से रोबोटिक सर्जरी, जहाँ तक कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम मार्जिन ऑफ एरर है उसमें, एरर दिखता नहीं है, होता नहीं है। अभी तक के जितने भी किए हैं वो 100% सेफ हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि आपको हो सकता है कि कठिनाई ज़्यादा जा रही है और आपको ऐसा लगे कि आप यार इसको बेहतर है कि हम लैप्रोस्कोपिक में कन्वर्ट कर दें, बट उसकी गुंजाइश मुझे अभी तक के किसी भी केस में नहीं पड़ी है और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी नहीं पड़ेगी।
तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक एक्सपर्ट आपका डॉक्टर्स के साथ टीम में जुड़ गया, जिसका परफेक्शन लेवल ह्यूमन से थोड़ा सा और ज़्यादा आप कह सकते हैं, क्योंकि वो मशीन है। एक एक इंच, बल्कि इंच का भी 100वां हिस्सा बारीकी में अगर आप जाएंगे तो उसे तरीके से उतने ही माप में वो माहिर होता है काम करने में। तो एक ऐसा एक्सपर्ट उस टीम का हिस्सा है। अब डॉक्टर साहब, अगर आपकी टीम में रोबोट शामिल हो जाए, अगर आप रोबोटिक सर्जरी की तरफ पेशेंट को ले जाते हैं, तो लोगों का एक बड़ा कंसर्न होता है, एक तो सेहत को लेकर, दूसरा नुकसान को लेकर, दोनों पर हमने बात की। तीसरा सबसे बड़ा कंसर्न होता है कि क्या ये तकनीक पहले वाली तकनीकों से महंगी है, क्या हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे, क्या ये केवल एलीट क्लास के लिए है? नहीं, मैं कम से कम अपने सेंटर की अगर बात करूं तो मैंने इसको बहुत अफोर्डेबल बनाने की भरपूर कोशिश की है। और जैसा कि मेरा सिद्धांत रहा है, प्रिंसिपल रहा है या विजन रहा है जी, कि कोई भी एडवांसमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए या इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि वो गरीब तक ना पहुंच सके या गरीब उसको अफोर्ड ना कर पाए। सो हमने अपने सिस्टम में ये कोशिश ज़रूर की है, एक रॉबिनहुड स्टाइल बोल लीजिए, आप जो भी बोल लीजिए, कि हर मरीज को हम इसका फ़ायदा पहुंचा सकें। अगर उस एक गरीब मरीज है जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी अफोर्ड करने में उसके लिए कठिन है, तो हमने ये कोशिश की है, बट उसको बड़ी आंत का कैंसर है और अगर उसको रोबोटिक सर्जरी की आवश्यकता है तो हम उसको रोबोटिक ही सर्जरी करके देंगे, ना कि हम ओपन सर्जरी करेंगे। सो मेरी कोशिश है और मैंने अपने सिस्टम में इस प्रकार का प्रयास भरपूर किया है कि हम सबके लिए अफोर्डेबल और एक्सेसिबल हो। फिर से आपको इस बारे में ज़रूर विचार करना चाहिए कि अगर आपको डॉक्टर या डॉक्टर्स की टीम रोबोटिक सर्जरी का सजेशन दे रही है, तो जाहिर तौर पर वो सिर्फ एक आर्थिक तौर पर ही नहीं, बल्कि आपके सेहत और आपके बेनिफिट्स को लेकर आपको सलाह देंगे। आप नंबर नोट कीजिएगा, इन नंबर्स पर कॉल कीजिएगा, ताकि आप भी अपने बारे में, अपने परिजनों के बारे में, दोस्तों के बारे में, जिनको इसकी आवश्यकता हो, उनका सही मार्गदर्शन दिलवा पाएं। नंबर्स नोट कर लीजिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अब आते हैं कुछ उन चीज़ों पर जिनको लेकर हमारे मन में अभी भी कहीं छिपे हुए डर हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर अपने आप में एक इतना गंभीर और एक वक्त में लाइलाज रोग माना जाता था कि आप लोगों को कैंसर के परीक्षण के लिए गए, टेस्ट कराने के लिए गए तो लोग पूरा डर जाते, लेकिन अब उसमें भी रोबोटिक्स का इस्तेमाल करें। थोड़ा कैंसर के बारे में बताएं, किन किन तरह के कैंसर्स में, किन किन अंगों के कैंसर में हम यहाँ अपने सेंटर पर इसका इस्तेमाल करें? देखिए, पेट के ज़्यादातर कैंसर, चाहे वो स्टमक का हो, चाहे वो बड़ी आंत का हो, छोटी आंत का हो, बच्चेदानी का कैंसर हो, आप हर इस कैंसर का इलाज रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से कर सकते हैं। इसके फ़ायदे जो होते हैं रोबोटिक कैंसर सर्जरी, रोबोटिक से कैंसर सर्जरी करने के, वो सबसे बड़ा फ़ायदा है उसका प्रिसीशन, मिलीमीटर बाय मिलीमीटर मूवमेंट, और जो 3D विजन मिलता है। आमतौर पर अगर आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं आपको 2D विजन मिलेगा, 2 डायमेंशन मिलेगा, पर इसमें आपको एक 3D मतलब डेप्थ का परसेप्शन भी बहुत क्लियर कट होता है। तो एक प्रकार से आप मान लीजिए कि मैं मैग्निफिकेशन में ओपन सर्जरी कर रहा हूँ, ऐसा मैं जब कंसोल में बैठता हूँ तो मुझे दिखाई देता है। इतना मैग्नीफाइड और 3 डायमेंशनल व्यू और प्रिसीशन ऑफ मूवमेंट बहुत ही अच्छे होते हैं। मेरे कई सर्जन्स होते हैं जिनके हाथ कपकपाते हैं, तो इसमें वो ट्रेमर जो है वो फिल्टर हो जाता है, वो ट्रेमर पास नहीं होता आपके पेशेंट कार्ड के पास में जो आर्म्स लगे उसमें कोई ट्रेमर नहीं होता। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार की चोट या किसी भी प्रकार की विषम स्थिति नहीं पैदा हो पाती रोबोटिक सर्जरी में। जब आपको प्लेन्स बहुत अच्छे दिखते हैं, जब आप टिश्यू प्लेन्स जो डिसेक्शन आप जो करते हैं, एक बड़ी आंत में कैंसर है, मान लीजिए राइट साइड की बड़ी आंत में कैंसर है, तो उसमें जो स्ट्रक्चर्स आपको बचाने, चाहे वो पेशाब की नली हो, चाहे आपके जो अंडकोश को जाने वाली नसें हों, ये सारी चीज़ें इतनी क्लियरली दिखती हैं, उसके ऊपर की लेयर इतनी क्लियरली दिखती है कि आपका जो प्लेन है वो बिल्कुल उसको छूता ही नहीं है। उसको नो टच टेक्निक से आप बड़े आराम से उसको डिसेक्ट कर सकते हो। जो खून की नसें जिनको आपको कंट्रोल करना है वो भी बहुत क्लियरली दिखेंगी, साफ दिखेंगी, तो आपका प्लेन बहुत अच्छा रहता है और आपकी सर्जरी बहुत ही अच्छे से हो जाती है।
तो डॉक्टर साहब के कहने का अगर आपने अर्थ समझा होगा तो इतना परफेक्शन लेवल को इम्प्रूव करने वाला, हम कहें 1 से 2 पायदान इम्प्रूव करने वाला है जिसमें गलतियों की गुंजाइश ना के बराबर है। और ऐसा एक्सपर्ट अगर आपके साथ सर्जरी में हो तो ना केवल डॉक्टर्स को बल्कि मरीजों को इसका लाभ भी होता होगा। डॉक्टर साहब, क्या ये माना जाए कि रोबोटिक सर्जरी से, चूंकि इसमें एररलेस के करीब आप ऑपरेशन करते हैं, तो क्या माना जाए कि रिकवरी थोड़ी फास्ट होती है, बेनिफिट्स थोड़े बढ़ जाते हैं, समय की बचत भी होती होगी संभवतः, क्या इसके लाभ हैं? देखिए, अभी तक के जितने भी ऑपरेशन हुए हैं उसमें मैंने एक ही चीज़ पाई कि उनको दर्द बहुत कम होता है। दर्द की मात्रा जो है वो काफ़ी कम हो चुकी रहती है। दूसरी चीज़ जो मैंने पाई कि उनका जो डिस्चार्ज टाइम एवरेज, अगर मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहा हूँ वो 4 से 5 दिन है, तो हो सकता है 1.5 से 2 दिन में मरीज घर चला जाता है। ये सबसे बड़ी अहम बात होती है, इम्पॉर्टेंट बात होती है कि मरीज को आप 1.5 से 2 दिन में अगर घर भेज दे रहे हैं तो उसके, और तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है कि यार मेरा कल ऑपरेशन हुआ, आज मैं शाम से चल रहा हूँ या सुबह से उठ के चलना चालू कर दिया हूँ और दोपहर शाम तक के मेरी छुट्टी भी हो गई, तो उसका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। तीसरा, इन्फेक्शन के चांसेस लगभग नगण्य हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि उस मरीज को किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा, अनलेस एंड अनटिल जो आपने अतड़ियों को जोड़ा है या किसी चीज़ को जोड़ा है वहाँ से कोई छोटी मोटी लीक हो गई हो, अन्यथा इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। चौथा, जब आपको इतना क्लियरली दिख रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आप का भी, सर्जन का भी जो कॉन्फिडेंस कि यार मैंने एक बहुत अच्छी सर्जरी कर पाया। सो इन सब चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो पाते हैं कि रोबोटिक सर्जरी डेफिनेटली एक नेक्स्ट लेवल, क्या 10 टाइम्स बेटर देन ओपन या लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आप पाते हैं उसको। तो दोनों पक्षों से अगर आप देखें, देखिए डॉक्टर्स मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, बल्कि हम कहेंगे कि उन्हें लगता है कि उन्होंने बिल्कुल परफेक्शन के साथ में अपना काम किया। लेकिन अगर आप मरीज और परिजनों के दृष्टिकोण से देखें तो ये भी कितनी सही बात है कि आपका वक्त डिस्चार्ज का वो तकरीबन आधे के आसपास या थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, लेकिन अगर आपका ये वक्त बचता है तो फिर पैसा भी आपका बचेगा जितना आप स्टे कम करेंगे। तो इस लिहाज से भी आपको इस बारे में एक विकल्प ज़रूर सोचना चाहिए। डॉक्टर साहब, फाइनली जब आपकी टीम या आप बैठ कर के लोगों को कन्विंस करते हैं कि आपको रोबोटिक सर्जरी की तरफ जाना चाहिए, कई सारे लोगों का ओपिनियन हमने बाहर से देखा, उनको लगता है कि ये एक फैंसी चीज़ है। आजकल ये शब्द भी मेडिकल लाइन में यूज़ होने लगा है कि ये भाई ये फैंसी चीज़ है, ये हम लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों को आप क्या सलाह देंगे या उनको कैसे समझाते हैं? देखिए, कोई भी एडवांसमेंट खास करके चिकित्सा क्षेत्र में जो भी होता है वो कभी फैंसी नहीं होता। वो कहीं ना कहीं आपके लिए या मरीज के लिए, मरीज के रिश्तेदारों के लिए जब तक लाभकारी ना हो तब तक कोई भी सर्जन उपयोग में लाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उसकी इतने सालों की मेहनत, आज मैं 30, 32, 33 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं कोई ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करूँ जिससे मेरी इतने साल की प्रैक्टिस ही दांव पे लग जाए। तो जब तक हम खुद श्योर नहीं हो जाते तब तक हम उस तकनीक का इस्तेमाल नहीं करते। मैं जानता हूँ जब लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को हमने पहली बार लॉन्च किया था, रायपुर में लाए थे, तब हम जिस दौर से गुजरे थे, डॉक्टर साहब ये कैसे हो सकता है जब आप इतना बड़ा चीरा लगा के गॉल ब्लैडर निकालते हैं और आज आप बोल रहे हैं कि 4 छेद से आप वही ऑपरेशन कर देंगे। तो हमको उस वक्त दौर में भी समझाने में बहुत तकलीफ होती थी। तो हमने उस जमाने में ये किया था कि एक टीवी बाहर ओटी के लगा दिया था, उसमें हम मरीज को जो ऑपरेशन हो रहा है वो दिखाते रहते थे। आज कई बार ये होता है कि हम मरीज के रिश्तेदार को बोलते हैं भाई तू अंदर आ जा और थोड़ा देख कैसे ऑपरेशन हो रहा है। तब उसके समझ, अब देखिए अभी नंबर सिर्फ 250 हुए, मुझे ऐसा लगता है कि 1000-1500 का जब नंबर हम अचीव कर लेंगे तो हमको ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। सिर्फ नंबर की बात है और एक आत्मविश्वास जब मरीज के अंदर से जाग जाएगा या मरीज के रिश्तेदारों के बीच में या सोसाइटी में ये फैल जाएगा कि ये हार्मफुल नहीं है और ये फैंसी चीज़ नहीं है बल्कि हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है, ये कहीं से भी फैंसी नहीं है। इसके जो एडवांटेज है मैं आपको आज ही बता देता हूँ। एक 3 डायमेंशनल व्यू जो है और जो प्रिसीशन है इंस्ट्रूमेंट्स के चलने का, इधर उधर उठने दिखने, और जो हमको दिखाई दे रहा है सर्जन को, वो इतना क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उसका कोई मेल हो ही नहीं सकता।
तो एक तो ये है कि आप अंदाजे से अपने अनुभव के आधार पर काम करें, दूसरा ये कि आप बिल्कुल ठीक 3D विजन के साथ में किसी कमरे में प्रवेश करके काम करें, भीतर जाकर। दोनों का फ़र्क आप समझ सकते हैं सामान्य, अगर हम शब्दों में समझें और आप तक समझा पाएँ तो। डॉक्टर साहब, क्या रोबोटिक सर्जरी को लेकर तैयारियों में कुछ एक्स्ट्रा कोई टेस्ट वगैरह करने पड़ते हैं, या ये बीच के लोग हैं जो भ्रम फैलाते हैं, नॉर्मल सर्जरी में होने वाले शुरुआती टेस्ट वही रहते हैं जैसे रोबोटिक सर्जरी के हैं? क्या कोई फ़र्क है इनमें? नहीं, इसमें कहीं कोई फ़र्क नहीं है। जो मरीज लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए फिट है वो रोबोटिक सर्जरी के लिए फिट है, और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उन्हीं मरीजों में की जा सकती है जो बेहोशी के लिए फिट है। तो हर वो मरीज जो बेहोशी के लिए फिट है उसकी आप रोबोटिक सर्जरी कर सकते हैं। इसमें कोई हम अलग से टेस्ट नहीं करवाते, ना कोई अलग से जांच की आवश्यकता पड़ती है। वही सब जांच की ज़रूरत है, वही सब रूटीन जांच की ज़रूरत है जो आपको लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या ओपन सर्जरी में आवश्यक है। अब तो चूंकि आपने बताया कि जब 1000 के पार चला जाएगा आपका लक्ष्य जो ही है वो, तब उसके बाद लोगों को समझाना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फाइनली अभी आपका बताना, तो क्या पूरे प्रदेश से लोग आ रहे हैं या अभी बड़े सेंटर्स के लोग ही कन्वेंस? नहीं, मेरे पास जो भी मरीज आ रहे हैं मैं उनको हमेशा 2 ऑप्शंस देता हूँ। आप लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी करवा सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी भी करवा सकते हैं। मैं रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे भी बता देता हूँ, और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी मरीज को मुझे लगता है कि मुझे इसमें रोबोटिक ही करना चाहिए तो मैं उसको एक्स्ट्रा टाइम देके थोड़ा सा समझाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि क्यों मैं आपकी रोबोटिक सर्जरी करना चाह रहा हूँ। अगर वो मरीज़ बोलता है कि साहब मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, तो मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि अगर थोड़ा बहुत भी अगर वो ज़्यादा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की कॉस्ट से ज़्यादा दे सकता है, या अगर नहीं भी दे सकता है, तो मैं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी कॉस्ट में उसका ऑपरेशन इसलिए कर देता हूँ क्योंकि उसको इस वक्त मुझे लगता है कि रोबोटिक सर्जरी ज़्यादा सेफ रहेगी और ज़्यादा अच्छी रहेगी उस मरीज के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए और इतने आसान शब्दों में अच्छी तरह से समझाने के लिए कि रोबोटिक सर्जरी क्या होती है। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको और आपकी टीम को भी। धन्यवाद। तो फिलहाल आज के हेल्थ ग्रुप में बस इतना ही। एक और एडवांस ट्रीटमेंट पद्धति, एक और व्याधि के बारे में डिटेल और एक्सपर्ट के साथ जुड़कर सवालात हम पूछेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।